जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते अच्छे होंगे। बाबू आज आप लोग का केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग बहुत सी चीज़ों को देखने वाले हैं। आपको अभिक्रिया के साथ साथ समीकरण समीकरण के सारी चीज़ साथ को एक्सपीरियंस फील के साथ करते देखते चलेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ आप लोग का ये केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है। कल वाला लेक्चर अगर आप लोग बहुत बढ़िया से देख लिए हैं तो इस लेक्चर को आइएगा। हम बोलेंगे पहले आप उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को आइएगा। कोई भी चीज़ को जब आप सीरीज के साथ करते हैं तब उसका करने का मज़ा और उससे सीखने का तरीका ये सब अलग अलग होता है, समझे ना। बाबू थोड़ा साउंड के लिए इशू चाहते हैं, बगल में कुछ काम हो रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। आज के हम लोग क्लास में देखने क्या वाले हैं सर, आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में क्या क्या होगा ये तो थोड़ा बता दीजिए। तो देखो, आज का जो हम लोग टॉपिक होगा, ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग खासकर देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है, समीकरण के बारे में। ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। आज के खास तो रासायनिक समीकरण के बारे में देखने वाले हैं। रासायनिक कल वाले टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उसका परिभाषा देखा, उसका डिफिनेशन देखा और उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सब देखा। ठीक है। और आज का जो हम लोग पढ़ने वाले उसमें समीकरण के बारे में पढ़ने वाले, समीकरण क्या होता है, समीकरण कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है, ये सब चीज़ को हम लोग आज डिटेल में एकदम कंसेप्ट के साथ डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो चला जाए हम लोग स्टार्ट किए जाए रासायनिक समीकरण में। कल वाला जो सेशन था वो हम आशा करते हैं आप लोग जरूर देख लिए होंगे, उसके बाद इस सेशन पे आए होंगे। अब चलिए लो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। अब हम लोग आ गए अपने एनसीईआरटी बुक पे। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक अपना फटाफट खोल लीजिए। एनसीईआरटी को हम ऐसे जैसे विस्तार में पढ़ाएंगे, एकदम जैसे एकदम डेप्थ में समझ में आते जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी को एकदम साइंस को, एनसीईआरटी को, आलोक को, तीनों को मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके, क्वेश्चन बैंक को मिक्स करके तब पढ़ाएंगे। अभी आपका एनसीईआरटी पढ़ाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, उसके बाद आपका आलोक चलेगा और साथ में क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम रिबन को का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखो, जब मैग्नीशियम को तुम्हारे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये तुम्हारा क्या होता है, अभिकारक होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, उत्पाद होता है। ये हम बता चुके थे कल वाले सेशन में। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले तो हमको ये बताओ। ये तो तुम मतलब देख लिए, तुम एक एग्जाम्पल देख लिए। तो देखो, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो आप पहले आपको हम इसका परिभाषा दिखा देते हैं। आप देखो, जब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे तुम रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, यहाँ पे अभिकारक ये है और उत्पाद ये है। अभिकारक क्या है तुम्हारा, अभिकारक क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना। और उत्पाद क्या निकला, तो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद निकला। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जो जगह होते हैं ना, उसके स्थान पे अगर हम लिख दें यहाँ पे Mg, ठीक है, Mg और प्लस में क्या, तो O2, जिससे तुम्हारा क्या बन जाएगा, MgO। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पादक एवं अभिकारक उत्पादक या फिर अभिकारक होते हैं उनके स्थान पे उनके रासायनिक नाम, रासायनिक संकेत, जिससे मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, ये सब लिख देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। अब चलो हम लोग फिर एनसीईआरटी पे चलते हैं। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनका रासायनिक परिवर्तन, चलो, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे हम ऊपर बताते हैं यहाँ पे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में इसका अभिक्रिया से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और उसे उत्पाद कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर जो बना रहा है वो क्या बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये क्या होता है, तुम्हारा उत्पाद होता है। हम बता चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट? ठीक है, चलो अब आगे देखो। ओए, हाँ ठीक है। शब्द समीकरण, उसके बाद देखो शब्द समीकरण क्या होता है। तो शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उन मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग को हम दिखाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं H2, ठीक है, H2 प्लस में O2 जिससे बनता है, तो यहाँ पे तीर जो दिखा रहा है ना, और क्या होता है, अरे वो उल्टा दिखा गया जी, ये क्या बनता है बाबू, तो ये तुम्हारा बनता है H2O। क्या बनता है, H2O बनता है, क्या बनता है,
H2O बनता है, H2 प्लस O2 से क्या बनता है तुम्हारा H2O बनता है। यहाँ पे क्या है, तीर से दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे देखो जैसे तुमको बता रहा है वैसे से तुमको एग्जाम्पल के साथ समझाते चलने की एकदम बढ़िया समझ में आए। यहाँ पे हम संतुलन अभी संतुलित नहीं किए हैं। संतुलित क्यों नहीं किए हैं सर आप? तो संतुलित इसलिए नहीं किए हैं ताकि आपको बढ़िया से पहले कॉन्सेप्ट समझाएं, फिर तुमको संतुलन कैसे है तब चलो कर ही देते हैं। H2 प्लस में O2 जिससे मिल के बनेगा 2H2O। ठीक है, हर चीज़ क्लियर हो गया? अब कोई डाउट नहीं है ना? अब कोई नहीं ना सर समीकरण गलती लिखे हैं? देखो वो गलती नहीं लिखे थे, वो जानबूझ के वैसा लिखे थे ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो अभिक्रिया बनाते टाइम। तो देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब रासायनिक समीकरण आपको समझ में आ गया अभिकारक के बीच, देखो जैसे हमने अभिक्रिया एक समीकरण बनाया जिसमें आपका क्या था H2 प्लस O2 में क्या बना रहा है आपका H2O बना रहा है ना, बना रहा है। ठीक है, वैसे ही इसमें बता रहा है कि अभिकारकों के बीच योग प्लस चिन्ह के द्वारा और चिन्ह लगाकर उन्हें LHS के रूप में लिखा जाता है। LHS जो इधर वाला साइड है उसको LHS बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले साइड को आपको RHS बोलते हैं। वही चीज़ जिसे हमको हम सिखाए थे शुरू में, RHS होता है। और ये आपका तीर का है। और देखो ये अभिकारक है, वो इस बात का याद रखना कि हमेशा आपका LHS में होगा और जो उत्पाद है वो हमेशा आपका RHS में होगा। ठीक है, इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग प्लस चिन्ह का लगाया था। अगर जैसे तुम्हारा कोई जैसे निकलता है कैल्शियम पर ऑक्सीजन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आगे अभिक्रिया में समीकरण में और अभिक्रिया में सिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ, तो वहाँ पे तुमको वो समझ में आएगा कि देखो जब उत्पाद होता है तो उसके बीच भी अगर उत्पाद में भी दो गो ज़्यादा निकल रहा है, यहाँ पे दो को तुम मिला रहे हो तो तुम्हारा एक बन रहा है, तो यहाँ पे तुम प्लस चिन्ह लगा दिए। लेकिन दो को मिलाने के बाद भी अगर तुम्हारा एक बन रहा है, मतलब तुम दो को मिलाए हो, ठीक है, दो को तो तुम मिला दिए। अब दो को तुम्हारा मिलाने के बाद जब तुम्हारा दो को उत्पाद भी बनेगा तब तुम वहाँ पे क्या लगाओगे, तो वहाँ पे भी प्लस चिन्ह लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, और RHS में लिखा जाता है उत्पाद को। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया के दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अगर अभिक्रिया के तीर की दिशा इस साइड हो या फिर तीर का दिशा इस साइड हो, जिस साइड तीर का दिशा होगा तो इस तीर के दिशा के विपरीत साइड में आपका LHS होगा। वहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, LHS के साइड में आपको क्या मिल जाएगा, आपका उत्पाद मिल जाएगा। और RHS में क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको आपका प्रतिफल या फिर LHS में आपको अभिकारक मिल जाएगा, RHS में आपको उत्पाद मिल जाएगा। ठीक है, तो RH अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया कि अभी समीकरण आप लिखते हैं तो उसको कैसे समझ आता है, एक बार और डिटेल में समझ लीजिए। अब चलिए एक बार और आपको समझाते हैं हम डिटेल में। जैसे आप मान लीजिए कि कोई आप अभिक्रिया लिख रहे हैं, कोई मतलब रासायनिक अभिक्रिया आप लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने लिखा Zn, ठीक है, Zn, अरे रे उल्टा हो गया जी, Zn प्लस में H2SO4। ठीक है, Zn प्लस में H2SO4 आपने लिख दिया तो आपका बना क्या, तो ZnSO4। ठीक है, SO4 और प्लस में H2O बना ना, आपका नहीं निकला। तो देखो रासायनिक समीकरण में होता क्या है, तो रासायनिक समीकरण जब तुम बनाओगे तो तुमको ये तो पहले तुमको दिख जाएगा ऐसा समीकरण कुछ। ठीक है, समीकरण तुमको कुछ ऐसा दिख जाएगा। उसके बाद देखो जब तुम्हारा समीकरण बन गया तब उसके बाद आता है कि तुम इसको कैसे लेते हो। तब ये देखो तुम्हारा रासायनिक समीकरण ये वाला हो गया। तो यहाँ पे जो तुमको प्लस का चिन्ह दिख रहा है, प्लस का ये तुम्हारा क्या दर्शाता है, मतलब दो चीज़ों का योग हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक तत्व है, यहाँ पे एक दूसरा तत्व है, बोलते एक पदार्थ और दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं तो ये बना रहा है क्या, आपका तीसरा पदार्थ बना रहा है ना, तीसरा पदार्थ। इधर के साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, LHS बोलेंगे, और इस साइड को क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आपका तीर है ये क्या दर्शा रहा है, ये दिशा दर्शा रहा है कि किस दिशा में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये दिशा को दर्शा रहा है। और ये आपका क्या है, तब देखो एक तो चीज़ समझ में आ गया कि ये आपको दिशा को दर्शा रहा है। और अब एक बात बताओ कि इसमें अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ये कैसे समझ में आएगा। तो आपका जो तीर के जो LHS साइड में होता है, जो LHS साइड में होता है वो क्या होता है, आपका अभिकारक होता है। और जो RHS साइड में होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा अभिकारक कारक, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, कोई दिक्कत को डाउट नहीं है ना? तो आपका अभिकारक समझ में आ गया, उत्पाद समझ में आ गया, क्या होता है कैसे होता है वो सब समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया, समीकरण का लिखना हो गया। अब चलो आगे बढ़ाते हैं, तुमको आगे समझाते हैं।
अब इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, तो रासायनिक समीकरण का लिखना। रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, जैसे आप लोग को हम ऊपर जिसे बताएं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, और लास्ट में आप लोग अभी जस्ट पहले बताए थे रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, किधर उत्पाद होता है, किधर अभिकारक होता है, किधर तीर का दिशा क्या, तीर क्या बताता है, योग का जो प्लस का साइन होता है ये आपको क्या दर्शाता है, ये सब चीज़ के बारे में हम आपको भी समझा के जस्ट ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा, बेहतरीन ढंग से हम आशा करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण का लिखना हम आपको समझा चुके हैं। उसके बाद चलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण होता है उसको हम लोग, जैसे आपको अभी हम ऊपर जैसे बता रहे थे, आप बोल रहे थे कि सर इसका गलत होगा गलत होगा, आप संतुलित नहीं किए हैं, जिसे हम यहाँ पे बताए थे H2। ठीक है, H2 प्लस में O2 आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा H2O। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा हम लिखे हैं अभी यहाँ पे समीकरण वो सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से तो आपका जल बनता है, लेकिन क्या हम जो अभी अभिक्रिया जो भी अब समीकरण लिखे हैं वो सही है, इस बात की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका तो इसका द्रव्यमान देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा, जब तुम हाइड्रोजन और या फिर जो अभिकारक है और जो तुम्हारा उत्पाद है उसके तुम जब देखोगे द्रव्यमान का, तो देखोगे इसके परमाणु कितने हैं, उसके परमाणु कितने, अभिकारक में कितने परमाणु वाले, कितने तत्व के परमाणु हैं, और जो उत्पाद है उसमें तत्वों के परमाणु कितना है। तो इसको जब तुम काउंट करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा 2 है। ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा यहाँ पे 1 है, और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे तुम्हारा 2 है। तो हो गया ना, बन गया ना, हो गया ना गड़बड़। यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो इसी चीज़ से गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, यही चीज़ आपको गड़बड़ी करा रहा था ना। तो इसी को आपको बनाने के लिए आपको क्या किया गया, परमाणु द्रव्यमान मतलब बोले तो इसके इसी चीज़ को कंप्लीट कराने के लिए आपको द्रव्यमान को संतुलित करना सिखाया गया। द्रव्यमान संतुलन क्या होता है इसको हम आपको समझाते हैं, देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, मान लिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको 2 करने के लिए तुम क्या करोगे, ऑक्सीजन जो है उसको तुम जब 2 करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे तुम 2 लगा दोगे ना, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन के बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 2 और 2, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितना हो, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसके आगे भी लगा दिए, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए। अब एक बात बताओ सर, आप संतुलित करा क्यों रहे हो, ये तो हमको सिखाओ, संतुलित कराना सिखाया ही नहीं, संतुलित करना बताया ही नहीं, क्यों करते हैं, और करना ही सिखा दी डायरेक्ट। आप तो वही हो गए सीधे, जैसे INCERT खोल के रटवाना शुरू कर दिए। नहीं, आप लोगों ने देखा होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है ना। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का ह्रास होता है, या फिर ना ही द्रव्यमान का निपटता है। आप देखोगे कि मतलब बहुत से ऐसे चीज होते हैं, जैसे आप लोग किस चीज को बनाते हो, आप जीवन में जब मतलब भोजन जब बनता है आपके घर पे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसी चीज होती है, जब उसमें पानी तुम रखते हो, ठीक है, जितना पानी रखते हो उतना पानी तो तुमको बचता नहीं है, भोजन बनने के बाद उतना पानी तो बचता नहीं है, तो क्या वहाँ पर द्रव्यमान का ह्रास नहीं हुआ, नहीं। तो आपने जो पानी को भोजन बनाने के लिए कुकर या फिर जो भी पतीला था उसमें रखा, तो जब उसको गर्म किया तो वो जो पानी था वो भाप बन गया। ठीक है, क्या बन गया, भाप बन गया, और भाप बन गया तो वातावरण में चला गया, लेकिन उसका कुछ तो कुछ द्रव्यमान है ना, और जो नीचे है उसका द्रव्यमान, दोनों को अगर हम एक बर्तन के अंदर, या फिर तुम देखो द्रव्यमान संरक्षण को प्रूव करने का काम करो, तुम एक बर्तन ले लो, ठीक है, और उस बर्तन को ऊपर से भी ढक देना और नीचे से भी ढक देना, उसमें से कोई हवा निकलने का रास्ता नहीं होना चाहिए, और उसको तुम गर्म करो। ठीक है, मतलब उसके अंदर पानी डाल के गर्म करो, कितना भी तुम गर्म करोगे तो उसका द्रव्यमान कम नहीं होगा या ना ही ज़्यादा होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम हमको यही बताता है कि आप कोई भी क्रिया कर लें, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर लें, कोई भी किसी प्रकार का आप अभिक्रिया या फिर कोई भी चीज़ आप कर लें, उसमें जो द्रव्यमान होता है, जो वस्तु का द्रव्यमान है, जो उस पदार्थ का द्रव्यमान है, उसका ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, अब आप तो बोलोगे सर हम जब भोजन बनाते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो उसमें सब्जी उब्जी कम हो जाता है, जैसे हम लाते हैं मार्केट से चिकन विकन तो बनाते हैं, तो उसका की तो द्रव्यमान बढ़ जाता है ना, तो कम हो जाता है, कीनते हैं 1 किलोग्राम में बचता है हमको 900 ग्राम 800 ग्राम। तो देखो वहाँ पे क्या उसमें रहता है, पानी मिक्स रहता है, पानी रहता है ना। अब जब बनेगा तो पानी क्या होता है, भाप के रूप में उड़ जाता है,
तो द्रव्यमान निकल के दूसरे जगह चला गया, द्रव्यमान का नाश नहीं हुआ। द्रव्यमान है, अगर तुम उसको रोक सकते तो रोकते तो द्रव्यमान वहीं पर रहता, तो वहाँ पे नाश नहीं होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, फिर कोई भी अभिक्रिया में या फिर कोई भी भौतिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और द्रव्यमान का ना तो ह्रास होता है। आप द्रव्यमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर सकते हैं। यही आपका चार्ज में भी होता है, आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हैं उसमें, ठीक है। अब चलो हम लोग दिखाते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना, इसका महत्व क्या है। तो आपको बता दिए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहाँ गए, इधर है। द्रव्यमान संरक्षण नियम का स्मरण होगा जो आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया। रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया में या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, याद हो गया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अब बताओ रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, इसीलिए आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम सिखाया गया, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात जैसे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिख हम बताए थे, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके मिल करने से क्या बना, आपका H2O बना ना, तो यहाँ पे आप F2 लगाएंगे और यहाँ पे भी आप 2 लगाएंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक का जो द्रव्यमान है, ठीक है, और जो उत्पाद का द्रव्यमान है, ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है। कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ दर्द खाज खुजली कुछ नहीं ना है, क्लियर हो गया। अब समझ में आ गया क्यों संतुलन रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ये समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना है जी। चलो आगे, अरे रुको रे, चलो अब उसके बाद देखो, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात के तत्वों को परमाणु संख्या समान रहती है। जिसे अभी तुम लोग को हम ऊपर दिखाए हैं, यहाँ पे तुम देखो, चलो उपरोक्त रासायनिक समीकरण को दर्शाया जा सकता है कि इसमें परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ संख्या तुलना करे। अब देखो तुम इसको परमाणु द्रव्यमान से तुलना करो, यहाँ पे है जिंक कितना है, यहाँ पे जिंक 1 है, ठीक है। यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है, ठीक है। अरे जिंक कितना है, 1 है। H2SO4 कितना है, 1 है, और H2SO4 तुम्हारा 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा, 2, हाइड्रोजन कितने 2 है, तुम्हारा कैसे समीकरण है बाबू, तो ये तुम्हारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब इसमें तुमको जिसे हम ऊपर बताया था कि तीर से क्या क्या दर्शाया जाता है और किस किस चीज़ से दर्शाया जाता है, वो सब तुमको यहाँ पे दर्शाया जा चुका है। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग, और एक बात को देखो, जिसे उत्पाद में तुमको हम दिखाए थे कितने संख्या यहाँ पे जैसे गिनवाए थे कि हाइड्रोजन जिंक तुम्हारा कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तुम इसको जब लिखना होगा रासायनिक समीकरण में उपस्थित तत्वों को, तुम कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे तुम जिंक लिखना, जिंक, ठीक है, जिंक का 1 लिखना, ठीक है, और यहाँ पे LHS तुम लिख देना, मतलब तुम्हारा अभिकारक में और तुम्हारा उत्पाद में। अब चलो हम तुमको इसको एक बार और तनी बढ़िया से समझाते हैं। जैसे तुमने देखा कि Zn प्लस में H2SO4, अरे H2SO4 मिलके तुम्हारा क्या बना, तो मिलके बना तुम्हारा ZnSO4 प्लस में H2O बना था, ठीक है। अब तुमने क्या देखा इसमें, इसमें तुमने देखा क्या, Zn तुम्हारा कितना है, 1 है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 है, और सल्फेट पूरा कितना है, तो 1। अब देखो तुम इसमें क्या करोगे, अब तुमको जब बोलेगा कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे, इसके बारे में संतुलित है कि नहीं है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इन समीकरण को संतुलित कीजिए तथा दर्शाइए कि यह समीकरण संतुलित है, तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अभिकारक, ठीक है, अभिकारक, अभिकारक, और साथ में आप यहाँ पे लिखिएगा LHS, ठीक है, अभिकारक और LHS। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे एक डंडा खींच दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पे आप लिखना उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद में क्या होगा तुम्हारा RHS, ठीक है, उत्पाद क्या है तुम्हारा RHS है। अब यहाँ पे तुम्हारा अभिकारक कितना है, क्या है, अभिकारक में तुम्हारा जिंक है, ठीक है, जिंक है। उसके बाद तुम्हारा क्या अभिकारक में हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा सल्फर है। उसके बाद क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन है, ठीक है। अभिकारक में इतने चीज़ ना है जी, अभिकारक में तो बस तुम्हारा इतना ही है। और उत्पाद में क्या क्या तुम्हारा निकला है, तो जिंक निकला है उत्पाद में, जिंक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सल्फर निकला है, हाइड्रोजन निकला है और ऑक्सीजन निकला है, बस इतना ही निकला है। 4 गो उधर उत्पाद में भी निकला है ना,
उत्पाद में भी तुम्हारा कितना निकला है, बस यही 4 चीज़ निकला है, उसके अलावा कुछ और नहीं ना निकल गया है। अब पता चले कुछ और भी तुम लोग का निकल गया है, लेकिन तुम लोग बताए नहीं, ध्यान नहीं दिए इसी कारण। नहीं तो क्या निकला है, बस तुम्हारा इतना ही निकला है, अभिकारक निकला है और उत्पाद निकला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जिंक गिनो, जिंक कितना है तुम्हारा 1 है, और जिंक इसमें कितना है तो ये इधर भी 1 है। ठीक है, ये तुम्हारा सही हो गया। अब उसके बाद तुम देखो, तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये भी तुम्हारा कंफर्म हो गया। उसके बाद देखो सल्फर कितना है, ये तुम्हारा सल्फर इधर कितना है 1 है, इधर सल्फर कितना है 1 है, इधर सल्फर 1 और इधर सल्फर जो है वो भी 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं ना, नहीं। ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तब इसके अलावा आप तुम बता सकते हो कि ये रासायनिक जो समीकरण है ये संतुलित है, क्योंकि इसका जो परमाणु का द्रव्यमान है वो एकदम बराबर है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी पे। अब जो देखो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कोई भी जो तुम्हारा रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे किया जाता है। अब तुमको 3-4 एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद 3-4 होमवर्क देंगे इस पे कि कैसे समीकरण को संतुलित करना है, वो तुमको करके आओ। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में पूछा जाए तो तुम्हारा कितना है खास करके, तो तुम्हारे 2 विधि है। अरे एक है तुम्हारा हिट एंड ट्रायल विधि, बोले तो अनुमान विधि। ठीक है, अनुमान लगा के ट्राई किया जाता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तुक्का मार के या फिर ट्राई करने वाला हिट एंड ट्रायल विधि होता है। और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, बीज गणितीय विधि। क्या होता है तुम्हारा, बीज गणितीय, तुम्हारा दूसरा क्या होता है, बीज गणितीय। तो 2 तुम्हारे होते हैं, पहले कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हारे अनुमान विधि होता है, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा हीट एंड बीज गणितीय, बोल दो अलजेब्रिक वाला, जो तुम्हारा बीज गणितीय विधि होता है वो होता है। अब देखो तुमको इस बुक में क्या पढ़ना है, बोले तो इस चैप्टर में तुम्हारे 10th क्लास में क्या पढ़ना है, तुमको पढ़ना है हीट एंड ट्रायल में। तो तुमको बीज गणितीय विधि नहीं पढ़ना है, बीज गणितीय विधि से तुम्हारा ना क्वेश्चन आता है ना तुम्हारे फाउंडेशन का बेस है। ठीक है, तुमको पढ़ना है अनुमान विधि। अनुमान विधि क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड जो होता है वो क्या होता है, ये तुम्हारा खास करके तुम्हारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब चलो तुमको हम दिखाते हैं अनुमान विधि होता क्या है। चलो अब तुमको सिखाते हैं हम अनुमान विधि के बारे में। ठीक है, अनुमान विधि। ठीक है, अब देखो जैसे तुम एक एग्जाम्पल मान लो, जैसे तुमको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक सेकेंड तुमको हम बताते हैं। जैसे तुम्हारा 2 एग्जाम्पल हम लिख लिए हैं। एक क्या है तुम्हारा N2+H2 तुम्हारा क्या बनता है, NH3 बोले तो अमोनिया बनता है। ठीक है, N2 और NH2 जब तुम्हारा मिलता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तुम्हारा क्या बनता है, NH3 अमोनिया बनता है। तो इसको तुम संतुलित करो। ठीक है, और तुम्हारा सेकेंड नंबर है फेरियम, मतलब Fe+H2O, फेरियम प्लस हाइड्रो H2 मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलता है तुम्हारा जल, तो क्या बनता है Fe3O4, फेरियम फेरस सल्फेट और H2O हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बनता है। अब इसको हम कैसे संतुलित करेंगे सर, ये तो हमको थोड़ा सिखाइए। अब देखो तुम्हारा नाइट्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है 1 है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना 3 है। अब चलो पहले तुम किसको संतुलित करोगे, हाइड्रोजन को करते हो। ठीक है, चलो हाइड्रोजन को तुम करोगे, नहीं तुम पहले क्या करो, नाइट्रोजन को संतुलित करो। इधर 2 है, इधर लगा दो तुम 2। ठीक है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा 2N हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा 6, तो देखो यहाँ पे जो 2 है ना, यहाँ पे जो तुम्हारा 2 लिखा है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 2NH3, तो यहाँ पे जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई में रहता है। अगर किसी से है तो वो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे N2+H2 है जो कि बनाता है तुम्हारा NH3। अब फ्रेश दिख रहा है ना, वो जो था उसको हम हटा दिए हैं ताकि आप लोग को थोड़ा गजर मजर ना दिखे और एकदम फ्रेश हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से तुम कर पाओ, इसलिए उसको हम हटा दिए। अब देखो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। तो क्या सर इधर 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन संतुलित हो जाएगा, तुम लगा दिए हो तो इसको करके देख लो एक बार। तो चलो नाइट्रोजन तुम्हारा 2 है, इधर इधर कितना हो गया, नाइट्रोजन तुम्हारा 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 3 दूना 6 है, मतलब 3 यहाँ पे है। जो यहाँ पे 3 रहता है ना, इसे 2NH3 तुम लेते हो तो 3 जो है ना तुम इससे इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे तुम्हारा पता जाए टोटल तुम्हारा है कितना। तो तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर क्या लगा दोगे 3 लगा दोगे,
तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन बोले तो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं है ना। अब देखो इसको फिर से हम तुमको बताते हैं। चलो एक और क्वेश्चन तुम करो। अब तुम्हारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा एफ ई, ठीक है, जो अभी लिखे थे एफ ई प्लस H2 अरे SO4, ठीक है। तो अरे रे एफ ई प्लस H2SO4 तो तुम्हारा क्या होगा, FeSO4 प्लस में H2O, ठीक है, यही होगा ना। अब तुम इसमें काउंट करो, ये तुम्हारा फेरिया मतलब लोहा कितना है, फेरस कितना है तुम्हारा, एक है, और इधर भी एक है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर तुम्हारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर तो सल्फेट कितना है, एक है, इधर सल्फेट, अरे तो गड़बड़ हो गया जी, ये वाला तो होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा इक्वेशन लाओ, दूसरा इक्वेशन रुझो रुझो रुझो। एफ ई प्लस में H2O, अरे उल्टा लिखा गया। चलो एफ ई प्लस में H2O जो बनेगा तब बनेगा तुम्हारा Fe3O4 प्लस में H2 गैस तुम्हारा रिलीज होगा, ठीक है। हाँ, इसको संतुलित करने में मजा आएगा, थोड़ा बड़ा इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जब तुम इसको संतुलित करने जाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारा यहाँ पे फेरियस कितना है, 2 है, और यहाँ पे फेरियस कितना है, 3 है। तो 3 करने के लिए तुम क्या करोगे, इस साइड तुम लगा दोगे। अब चलो दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में ज़्यादा आए। यहाँ पे तुम क्या है, फेरस कितना है तुम्हारा, फेरस तुम्हारा 3 है, इधर कितना है, 3 तुम कर लोगे, ठीक है। तुम्हारा 3 हो गया, चलो एक मान लिए उधर से सही हो गया, ठीक है। अब तुम इधर जब ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा, तो ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे तुम 4 कर लोगे, ठीक है। ऑक्सीजन तुम्हारा 1 था और इधर ऑक्सीजन तुम्हारा 4 था, तो तुम्हारा ये 4 इधर का मतलब लगभग इसके लिए बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन तुम्हारा कितना है, 4 दूना 8 है, हाइड्रोजन तुम्हारा 8 है, और यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 1 है, तो इसके ऊपर 2 है, तो इसके पहले 4 लगा दोगे तो ये भी 8 हो जाए, तो तुम्हारा टोटल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। हो गया ये बैलेंस, समझ में आ गया। अब इसको सर किए कैसे, हमको तो तनी कम डाउट, हमको लग रहा है कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया, फिर हम इसको समझाते हैं। देखो जैसे तुम यहाँ पे तुम क्या लिया था, यहाँ पे तुम लिया क्या था, तो यहाँ पे तुम, अरे दूसरा पेन चेंज करें ताकि समझ में ज़्यादा आए। जैसे तुम यहाँ पे फेरियस लिया, ठीक है, फेरियस, तो फेरस तुम्हारा कितना है, फेरस तुम काउंट करो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल तुम्हारा कितना था, जिससे तो तुम यहाँ पे बैलेंस नहीं किए थे तब तुम्हारा कितना था, 3 था, ठीक है, 3 था ना। फेरस तुम्हारा कितना था, 3 था, और इधर कितना था, 3 था, इधर 3 था, इधर 1 था, इधर 3 था, इधर कितना था, 3 था, और इधर कितना था, 1 था। तो इसको तुम 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर तो तुम लगाओगे नहीं ना, मल्टीप्लाई तो यहीं पे ना करोगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो वहाँ पे वो बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो तुम यहाँ पे चेक करोगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा, 4, इधर ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा, 1 था, ठीक है। इधर ऑक्सीजन तुम्हारा कितना था, 1 था। तो तुम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा ये भी बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखो तो तुम्हारा हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, तो तुम्हारा हाइड्रोजन टोटल हो गया 4 दूना 8, 8 को हाइड्रोजन हो गया। इधर तुम्हारा हाइड्रोजन कितना था, इधर हाइड्रोजन केवल तुम्हारा 2 था, तो इसको भी तुमको बैलेंस करने के लिए तुम इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा सब बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। टोटल बैलेंस का इक्वेशन तुमको समझ में आ गया। अब देखो रासायनिक हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है, तुम्हारा करने की विधि क्या होता है, कैसे कैसे संतुलित किया जाता है, ये सब चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलो थोड़ा हम लोग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आंसर क्वेश्चन इससे कितना बनता है, क्या क्या क्वेश्चन बनता है, वो सब हम लोग आज की इस क्लास में देखते हैं। अब देखो तुमको ले चलते हैं हम कहाँ, इसी पे लिख लो, कहीं और नहीं। अब आज का जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, पेज गलत, पेन गलत चूज कर ले रहा है हम। इरेजर से पहले साफ करो, उसके बाद चलो अपना पेन पकड़ो। अब देखो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ से, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन तुम देख लो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये सारे क्वेश्चन है हम लास्ट में तुमको एक बार कराएंगे, लास्ट में एक बार कराएंगे, फिर भी हम तुमको बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसको तुम देख लो, तो रासायनिक समीकरण को क्यों करना आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का ह्रास होता है।
इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया और एक ही क्वेश्चन आज की इस कॉन्सेप्ट से बना है। तो आज का जो क्लास हुआ है उसमें हम लोग क्या सीखे हैं, तो और एक और चीज़, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लीजिएगा। उसके लिए आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको उसको नेक्स्ट क्लास में बना के दिखाना है। अब देखो हमने आपके लिए 3 क्वेश्चन सेट कर दिए हैं आज के लिए। आपका SW क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को एक बार समझ लो, उसके बाद इसको होमवर्क में बना के लाना। पहला क्वेश्चन क्या है, जब पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, मतलब जल के साथ मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, मतलब के जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो KOH बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, अब चलो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और अरे हिल गया जी। अब चलो जो पुराना वाला PDF था, मतलब वो जो था क्वेश्चन, वो कैसे डिलीट हो गया शायद बाई मिस्टेक। तो चलो ये वाला क्वेश्चन तुमको हम फिर से वही देते हैं, क्वेश्चन वही है। या देखो, जब तुम्हारा बैरियम जो या फिर बैरियम क्लोराइड, जब बैरियम क्लोराइड BaCl2 तुम्हारा Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट से जब तुम्हारा मिलता है तो बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो इसको भी तुमको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, जब तुम्हारा एल्यूमिनियम, ठीक है, जब तुम्हारा एल्यूमिनियम किससे मिलता है बाबू, तो कैल्शियम कॉपर क्लोराइड, अरे कॉपर क्लोराइड से मिलता है, कॉपर क्लोराइड से मिलता है तो तुम्हारा क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड से जब तुम्हारा मिलता है तो क्या बनता है, ये जी तुम्हारा क्या बनता है, ये बनता है तुम्हारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस में क्या बनाता है, तो कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या है यहाँ पे, अवक्षेप है। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, तो ये सब आपके आलोक बुक से करा रहा है, दिख रहा है ना। तो आपको NCERT भी पढ़ा है हम, इसमें आलोक बुक भी कराए हैं और क्वेश्चन में का क्वेश्चन भी लाएंगे। अभी पहले आपको लोग को 2 चीज़ करा देते हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये है, और एक क्वेश्चन पहले दे चुके हैं, तो उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, तो इसको बैलेंस करके लाना है। आज की क्लास का ये होमवर्क यही है और यहीं तक आपका आज क्लास रहता है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसके भौतिक अवस्थाओं को और रासायनिक अभिक्रिया प्रकार ये सब देखेंगे, कल आपका लेक्चर चलेगा। ठीक है, इसी टाइम पे, तब तक जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अपने वहीं पुराने अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद।